नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। एक बार फटाफट से ओके कर देना। आवाज आ रही है, विजिबल है, दिखाई दे रहा है सब कुछ, तो एक बार ओके कर देना। देखो, लास्ट 3 क्लासेस के अंदर जो है वो हमने आरबीआई एज ए इंस्टीट्यूशंस की बात की थी, संस्था के रूप में जो है वो हमने आरबीआई को देखा था। और आज का सेशन जो है वो हम आरबीआई एक्ट के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। यहां पर आपको सेक्शंस जो है वो ध्यान में रखनी है कि कौन सी धारा में जो है वो आप लोगों को क्या क्या परिभाषाएं जो है वो आपको दे रखी है, कौन सी धारा में किस प्रकार के जो है वो प्रोविजन आपको दे रखे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं, उन धाराओं का जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये धाराएं जो है वो आप लोग जो है वो ध्यान में रख लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। टोटल आपको जो है वो आरबीआई एक्ट, जैसे आप आरबीआई की साइट पे जाकर अगर आपको चेक करोगे तो उसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। आरबीआई एक्ट 1934 जो है वो टाइप करना और आपका पीडीएफ जो है वहां पर मिल जाएगा। लेकिन उस पूरे एक्ट को जो है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, उन सेक्शन को जो है वो आप लोग एक बार सरसरी नजरों से जो है वो देख लेना। नोटिंग करने की भी जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को मैं नोटेड फॉर्म में जो है ये अवेलेबल करवा दूंगा, और चाहे तो आप लोग साथ साथ में जो है इसको नोटिंग भी जो है वो कर सकते हो। देखिए, आरबीआई एक्ट 1934 मैंने आपको बताया था कि उसके तहत जो है वो आपके आरबीआई की स्थापना की गई थी, और आरबीआई की स्थापना जो है वो 1935 में जो है वो स्थापित किया गया था। एक्ट किस फॉर्म में है, किस तरीके से है, मैंने इसके 3 कॉलम जो है वो आप लोगों के लिए बनाए हैं। 3 कॉलम आपको देखना है। पहले तो सबसे पहले हम चर्चा करें तो आपका रिजर्व या एक्ट कौन सा है 1934, ये हमें पहले से जो है वो पता है। पहले में मैंने बताया कि टोटल मिला के जो है वो चैप्टर आपके कौन कौन से हैं इस एक्ट के तहत। फिर उसके बाद में इस चैप्टर का जो है वो नाम क्या दे रखा है, डिटेल में लिखा है। और तीसरे कॉलम में जो है वो इस चैप्टर की सेक्शन जो है वो कहां से लेकर जो है वो आपकी कहां तक जो है वो सेक्शन होने वाली है, धाराओं के बारे में जो है वो मैंने यहां पर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल करके अगर हम चैप्टर 1 की बात करें कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, टोटल मिला के जो है ये आपका 6 चैप्टर के अंदर जो है 6 अध्याय के अंदर जो है 5 अध्याय के अंदर जो है वो आपका विभाजित है। जिसमें से चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका किससे संबंधित है, चाहो तो आप लोगों की स्पीड अच्छी है तो साथ साथ में नोट कर लेना, अदरवाइज ये फाइल जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी और बाद में भी चाहो तो आप नोट कर लेना। प्रारंभिक से रिलेटेड है, मतलब ये एक्ट जो है वो आपका कहां कहां पर अप्लीकेबल है इसके संबंध में, और कौन कौन सी जो है वो परिभाषाएं जो है यहां पर आपको दे रखी है। इस चैप्टर में टोटल मिला के सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 जो इसके एक्सटेंड के बारे में है, और सेक्शन नंबर 2 जो है वो आपके डेफिनेशन के है। 2 धाराएं जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ये चैप्टर नंबर 1 इंफॉर्मेशन है। चैप्टर नंबर 2 आएगा वो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनकॉर्पोरेशन किस तरीके से किया जाता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि आपका समामेलन कह सकते हो, समामेलन से संबंधित जो है वो आपके प्रोविजन दे रखा है, समामेलन कह सकते हो, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टिब्लिशमेंट के संबंध में कह सकते हो, गठन के संबंध में जो है वो आप लोगों को धारा दे रखी है। और ये सेक्शन स्टार्ट कहां से होगी, 3 से स्टार्ट होगी और 19 तक जो है वो चलने वाली है, यानी धारा 3, 4, 5 ये इस तरीके से जो है वो हमें 19 तक देखना है। जो मैं शब्द साइड में लिख रहा हूं उसी से जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला चैप्टर प्रारंभिक के संबंध में है, दूसरा जो है वो आरबीआई के एस्टिब्लिशमेंट के संबंध में है, समामेलन या गठन के रूप में है। तीसरा चैप्टर जो आपको दे रखा है वो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में दे रखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कार्य हैं, इन कार्यों के संबंध में जो है वो आपको दे रखा है। आरबीआई के कार्य, और आरबीआई के कार्यों को हमने पूरा डिटेल से जो है वो पहले ही पढ़ लिया है। आरबीआई के क्या क्या कार्य है, इसकी सेक्शन कहां से स्टार्ट होगी, धारा 20 से स्टार्ट होगी और धारा 45 तक जो है वो आपकी चलने वाली है, 45 तक जो है वो आपकी चलने वाली है, ध्यान रखिएगा, धारा 20 से लेके 45 तक चलेगी। चैप्टर नंबर 3 के जो है वो सब पार्ट बना रखे हैं, ए बी सी डी इस तरीके से करके, और चैप्टर नंबर 3 का पार्ट ए है, ए अलग से बना रखा है। ये आपके कलेक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑन आपको जो है वो दे रखी है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दे रखी है, इंफॉर्मेशन ऑन नहीं है यहाँ पर, खाली क्रेडिट इंफॉर्मेशन के संबंध में जैसे अधिनियम में लिखा है वैसे मैं आप लोगों को जो है वो चर्चा करा रहा हूं। ये आपके कलेक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ये आपके जो शाख है या फिर आप कह सकते हो कि उधार है, इस शाख के संग्रहण के संबंध में जो है वो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। संग्रहण और जो है
फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन, जो आपको सूचना है उस सूचना के फर्निशिंग के बारे में जो है वो आपको दे रखी है। साख के संग्रहण के संबंध में जो है वो आप शॉर्ट एंड स्वीट में ध्यान में रख लेना। इसकी सेक्शन देखो 45A से स्टार्ट होगा और 45G तक जो है वो चलने वाली है। यानी यहां पर धारा 45A हो गया, यहां B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया और G हो गया। ये इतनी सेक्शन जो है वो आप लोगों को यहां पढ़ते हुए चलना है। 3 का A है और ये चैप्टर 3 का जो है वो B आपको ध्यान में रखना है। ये बेसिकली आपके जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, एनबीएफसी है, उस एनबीएफसी की जो डिपॉजिट्स है और एनबीएफसी के संबंध में जो लगने वाले प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के बारे में जो है वो आपको दे रखा है। मतलब इसका सीधा सीधा जो है वो आप एनबीएफसी से जो है वो रिलेशन बना लेना कि ये आपके एनबीएफसी के संबंध में जो है वो आप लोगों को क्या दे रखा है, आपको प्रोविजन जो है वो दे रखा है। और ये सेक्शन 45H से स्टार्ट होगा और QB तक जो है वो चलने वाले हैं। बहुत सारे धाराएं जो है वो इसके अंदर जो है वो देखने के लिए मिलती है। मैंने आपको चैप्टर देखो कौन कौन से बताए हैं। चैप्टर 1 है प्रारंभिक के संबंध में है, धारा 1 और 2 दे रखा है। चैप्टर नंबर 2 है समामेलन या गठन के संबंध में, धारा 3 से लेकर 19 तक दे रखा है। चैप्टर नंबर 3 है जो केंद्रीय बैंक के फंक्शंस के संबंध में है और धारा 20 से लेकर धारा 45 तक आप लोगों को दे रखा है। चैप्टर 3 ए है, ये आपके कलेक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन यानी साख के संबंध में जो है ये उसके संग्रहण और इंफॉर्मेशन के बारे में जो है वो दे रखा है। सेक्शन 45A से लेकर सेक्शन 45G तक आपको दे रखा है। और चैप्टर 3B है, ये प्रोविजन है किससे रिलेटेड है, एनबीएफसी के द्वारा जो डिपॉजिट्स ली जाती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो डिपॉजिट ली जाती है उनके संबंध में जो है वो आपको धाराएं दे रखी है। सेक्शन 45H से स्टार्ट करना है और QB तक जो है वो आप लोगों को चलना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग तो क्या ले पाओगे, ऐप के अंदर जो है स्क्रीनशॉट का प्रोविजन नहीं है। ठीक है, देख लो यहां तक और ओके मुझे जो है वो कर देना। इनसे ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से कम पूछ के जो है वो अंदर की जो धाराएं हैं उन धाराओं से जो है वो ज्यादा प्रश्न जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने आपको पूरा एक्ट बता दिया है कि इस तरीके से एक्ट होगा। एक्ट में चैप्टर होगा, चैप्टर के नाम होंगे और चैप्टर से रिलेटेड जो है वो आप लोगों को सेक्शंस जो है वो आपको दे रखी होगी। थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल जो है ये होने वाला है, बट आप लोग कर लोगे याद, 1-2 बार अच्छे से पढ़ोगे तो कर लोगे। ठीक है, ओके कर देना। आगे चलने के लिए जो है उतारने की अभी कोशिश मत करना, साथ साथ जो है वो आप लोग नहीं उतार पाओगे। बाद में जो है इसको आराम से फुर्सत से जो है वो आप लोग उतार लेना। इसके बाद में देखो अगर हम और सेक्शंस की बात करें तो कुछ और सेक्शन, कुछ और चैप्टर जो है वो दे रखा है। चैप्टर 3 का जो है वो सी दे रखा है, कहां तक चलेंगे ये, डी दे रखा है, ई दे रखा है और एफ तक जो है ये आपके चलने वाले हैं। एफ है या जी है लास्ट, एफ तक जो है वो आपके चलने वाले हैं। यानी ए से लेकर जो है वो आपको एफ तक जो है वो आप लोगों को चलना है, ध्यान रखिएगा। सी में किसके संबंध में दे रखा है, ये प्रोविजंस दे रखे हैं। प्रोविजंस का मतलब जो है वो आपकी मनाही कह सकते हो या रुकावट के संबंध में जो है वो कह सकते हो। किसके संबंध में, इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज जो है यानी जो असमामिलित संस्थाएं हैं, उन असमामिलित संस्थाओं को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के संबंध में जो है वो कुछ आपके प्रोविजन दे रखे हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है वो दे रखे हैं। ध्यान रखिएगा ये किसके संबंध में है, इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों असमामिलित संस्थाएं, असमामिलित संस्थाओं के द्वारा, असमामिलित संस्थाओं के द्वारा जो डिपॉजिट्स है, जमाओं को स्वीकार करने की, स्वीकार की मनाही के संबंध में जो है वो आपको ये आपको चैप्टर दे रखा है 3 का, सी नंबर चैप्टर दे रखा है। इसके संबंध में सेक्शन 45R से स्टार्ट होगा और 45 आपके टी तक जो है वो आपका चलने वाला है। ये धाराएं आप लोगों को जो है वो ध्यान में रखना है। ऐसे ही जो है वो चैप्टर 3 का डी है, ये किसके संबंध में है, ये आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, जो डेरिवेटिव मार्केट है, जो आपका फ्यूचर मार्केट है, उस फ्यूचर मार्केट के संबंध में जो है वो आपका दे रखा है। रेगुलेशन है ट्रांजेक्शन कौन से, आपके डेरिवेटिव्स मार्केट है, आपके मनी मार्केट है, ध्यान रखना। यानी ये आपके स्पेकुलेशंस जो है, शेयर सिक्योरिटीज जो है, इनके रेगुलेशन के संबंध में जो है वो आपका दे रखा है। तो मनी मार्केट का मतलब क्या हो गया कि मुद्रा बाजार की बात करें, मुद्रा बाजार की बात करें, फ्यूचर मार्केट की बात करें, भविष्य बाजार की बात करें, वायदा बाजार जिसको हम कहते हैं वायदा बाजार, ये वायदा बाजार के संबंध में जो है वो आप लोगों को कुछ रूल्स दे रखे हैं, कुछ प्रोविजंस जो है वो दे रखे हैं। सेक्शन कहां से स्टार्ट होगा, सेक्शन 45U से स्टार्ट होगा और 45 जो है वो आप लोगों के एक्स तक जो है वो आपका चलने वाला है। ये चैप्टर 3 का डी दे रखा है।
ऐसे ही जो है वो चैप्टर नंबर 3 का ई दे रखा है, ये जॉइंट मैकेनिज्म के संबंध में जो है वो आपका दे रखा है कि दो या दो से अधिक संस्थाओं के द्वारा या दो से अधिक डिपॉजिट्स के संबंध में जॉइंट मैकेनिज्म के बारे में दे रखा है। सेक्शन कौन सा है? 45Y यहां पर जो है वो आप लोगों को गिवन है, ध्यान रखिएगा। और चैप्टर 3 का एफ जो आपको दे रखा है, ये किसके संबंध में है? ये इंपॉर्टेंट यहां पर हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में है, मौद्रिक नीति के संबंध में है। तो सीधा सीधा सर जो है वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कौन से चैप्टर में जो है वो आपके मौद्रिक नीति के संबंध में जो है वो आपको दे रखा है। और ये चैप्टर आपका 3 का एफ जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। 3 का एफ जो है ध्यान में रखना है। कहां से है ये आपका सेक्शन 45Z है और जेड से स्टार्ट करके जेड ओ है। यहां पर हम लोगों ने दो सेक्शन पहले जो है वो पढ़ी थी। कौन कौन सी सेक्शन पढ़ी थी? एक हम लोगों ने जो है वो 45Z का रेफरेंस पढ़ा था, 45ZB का रेफरेंस देके जो है ये हम लोगों ने पहले से जो है वो सेक्शन पढ़ी हुई है मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में। आगे जाके जो है वो आप लोगों को और उसको जो है वो पढ़ना है। ये चैप्टर आपको एफ तक ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में जो है वो दो और चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 दे रखा है सामान्य प्रोविजन, यानी जनरल प्रोविजन जो है वो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में, आरबीआई के संबंध में सामान्य प्रोविजन यहां पर दे रखा है। कहां से लेके कहां तक है? धारा 46 से लेकर 58A तक जो है वो आपके जनरल प्रोविजन दे रखा है। और चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपके पेनल्टीज के संबंध में जो है वो आपको दे रखा है, जुर्माना के संबंध में जो है वो आपको दे रखा है। और इसकी सेक्शन 58B से स्टार्ट होगा और सेक्शन 61 तक जो है वो आपके चलने वाले हैं। मतलब टोटल मिला के 5 चैप्टर है। इन पांचों चैप्टर को जो है वो आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। एक बार मैं आप लोगों को जो है वो इंट्रोडक्शन दोबारा बता देता हूं। पहला चैप्टर जो है वो आपके सेक्शन 1 एंड 2 जो है वो आप लोगों को दे रखा है, जो है कार्य क्षेत्र के संबंध में दे रखा है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो समामेलन के संबंध में या गठन के संबंध में दे रखा है। सेक्शन 3 से लेकर जो है वो 19 तक दे रखा है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपके सेंट्रल बैंक के फंक्शंस जो है दे रखा है, कार्य दे रखा है, सेक्शन 20 से 45 दे रखा है। और चैप्टर 3 का ए में जो है वो आपके क्रेडिट कलेक्शन के संबंध में है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन के संबंध में जो है वो आपको दे रखा है। 3 का बी जो है वो आपके एनबीएफसी और आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके डिपॉजिट्स के संबंध में जो है वो आप लोगों को प्रोविजन दे रखे हैं। फिर उसके बाद में हम बात करें तो आपके अनइनकॉर्पोरेटेड यानी असमामेलित संस्थाएं जो है, उन असमामेलित संस्थाओं के द्वारा जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है उसके संबंध में आपके प्रोविजंस दे रखे हैं, मनाही जो है वो आपको दे रखी है। और आपके डेरिवेटिव मार्केट है, आपका फ्यूचर मार्केट है, आपके मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो आपके ट्रेजरी बिल है, जो आपके शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, इनके संबंध में क्या प्रोविजन है, इनका रेगुलेशन जो है वो आपका चैप्टर 3 का डी दे रखा है। ई में जॉइंट मैकेनिज्म दे रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां तक मेरे को लगता है 3 का एफ ध्यान में रख लेना, मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में है, मौद्रिक नीति के संबंध में है। 45Z से लेके 45ZO, जिसमें हमने दो धाराएं ZE और ZB का जो है वो पहले ही सार जो है वो पढ़ा हुआ है, इसको हमने डिटेल में जो है वो देखा हुआ है। इसके अलावा दो और चैप्टर ध्यान में रखना है। चैप्टर 4 का संबंध है जनरल प्रोविजन के बारे में दे रखा है। और चैप्टर नंबर 5 जो है वो पेनल्टी के संबंध में दे रखा है। शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आप लोगों को बता दिया है भाई। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपके प्रारंभिक के संबंध में दे रखा है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपके किसके संबंध में दे रखा है? इनकॉर्पोरेशन के संबंध में दे रखा है, समामेलन के संबंध में दे रखा है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपको फंक्शंस के बारे में दे रखा है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपको सामान्य प्रावधान के संबंध में जो है वो दे रखा है। और चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपको पेनल्टी के संबंध में दे रखा है। इतना इजी है, क्या आप लोगों को याद हो जाएगा? याद हो जाएगा तो मुझे भी बता देना याद हो गए हैं तो। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट में जो है वो मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। एक बार मुझे यहां पर ओके आप लोग जो है वो जरूर कर देना। ओके, बाकी लोग भी पढ़ो, बाकी लोग भी जो है वो देखिए एक बार। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो आपको ध्यान में रखना है। चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 कहां से लेके कहां तक है? चैप्टर नंबर 1 की बात करें, अध्याय 1। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका 2 डेफिनेशन है, किसके संबंध में है? ये आपके प्रारंभिक के संबंध में है, और 2 आपको सेक्शन ध्यान में रखना है, सेक्शन 1 और 2। ठीक है, 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1 का रिलेशन जो है वो ध्यान में रखिएगा। सेक्शन 1 का संबंध जो है वो आपका एक्सटेंड तक जो है वो आपको दे रखा है, कार्य क्षेत्र के बारे में जो है वो आप लोगों को दे रखा है। और सेक्शन 2 जो है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, 2 के अंदर जो है वो आप लोगों को क्या दे रखी है? कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दे रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियां जो है वो आप लोगों को दे रखी है। ये 2 धाराएं जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है सर, कॉर्पोरेटिव एक्ट कब पढ़ाओगे? ये खत्म कर दूंगा तो कॉर्पोरेटिव जो है एक्ट पे आ जाएंगे। अपने बैंकिंग से रिलेटेड 10-12 क्लासेज जो है वो आपकी रहेगी, फिर कॉर्पोरेटिव एक्ट की भी जो है वो इतनी ही 10-12 क्लासेज जो है वो रहेगी, फिर आ जाएंगे एक्ट पर भी आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि भाई इस अधिनियम को जो है वो हम आरबी एक्ट के नाम से जो है वो जानेंगे। बिल्कुल पहला शब्द जो है वो यही लिखा हुआ है, यह अधिनियम जो है वो आपका क्या कहलाएगा? आरबीआई अधिनियम कहलाएगा। दूसरा ये लिखा हुआ है कि इसका जो है वो आपका कार्य क्षेत्र जो है वो कार्य क्षेत्र आपका क्या रहने वाला है? संपूर्ण भारत जो है वो इसका कार्य क्षेत्र रहेगा। ये आपके सेक्शन 1 में जो है वो आपका लिखा हुआ है। 2 ही वर्ड जो है वो लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कार्य क्षेत्र लिखा हुआ है कि आरबीआई एक्ट जो है इस ये अधिनियम जो है वो आरबीआई एक्ट के नाम से जो है वो जाना जाएगा, और ये अधिनियम जो है वो संपूर्ण भारत में जो है वो आपका एप्लीकेबल होगा, इंक्लूडिंग जो है वो जे एंड के जो है वो आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट है आपके सेक्शन 2, इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ आपको शब्दावलियां दे रखी है। शब्दावलियां हमें देखो सारी पता है, नाम हमने जो है वो सारे सुने हुए हैं, बट हमारे लिए मुश्किल जो है वो क्या होने वाला है? मुश्किल ये होना चाहिए कि मुश्किल ये होने वाला है कि कौन सा शब्द जो है वो कौन सी सेक्शन में, कौन सी धारा में जो है वो आप लोगों का आता है। ये आप लोगों के लिए जो है वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अभी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैंने देखो सेक्शन 2 को जो है वो 3 कैटेगरी में बांटा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इसको मैंने डिजाइन किया है, और कैसे डिजाइन किया है यहां पर देखिएगा। 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला, शब्द दे रखा है, ये शब्द दे रखे हैं। दूसरा, यहां पर धाराएं जो है वो आपको दे रखी है। तीसरा, यहां पर जो है वो आपको डिटेल में जो है वो दे रखा है कि इसका अर्थ जो है वो क्या होने वाला है, और ये कहां जाकर जो है वो आपको मिलने वाला है, ये दे रखा है। जैसे पहले की अगर हम बात करें कि आपको एक शब्द दे रखा है, शब्द कौन सा दे रखा है? द बैंक। भाई बैंक ही कह देते, लेकिन द बैंक कहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जो है वो लॉजिक यहां पर बनता है। द बैंक, द बैंक कौन सी सेक्शन है? ये सेक्शन याद करना बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, क्योंकि नया पहली बार आप जो है वो पढ़ रहे हो। ये 2A का सेकंड, ये 2A का सेकंड के अंदर जो है वो डेफिनेशन दे रखी है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहां पर लिखा है 2A का सेकंड के अंदर। बैंक का मतलब क्या है? यहां पर द बैंक का मतलब है, भाई द बैंक का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई एक्ट। तो यहां पर आरबीआई से मतलब है आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट बाय दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब आपका आरबीआई एक्ट 1934। सेक्शन इंपॉर्टेंट है, धारा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। 2A का सेकंड में आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने पहले इसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, सेंट्रल बोर्ड। बहुत अच्छे से जो है वो मैंने आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया था, और ये यहां पर जो है वो आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेंट्रल बोर्ड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने बताया था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो है वो आपके 21 मेंबर होंगे। केंद्रीय निदेशक मंडल में 21 मेंबर में जो है वो आपके कौन कौन से मेंबर होंगे, इसके बारे में हमने पूरी चर्चा जो है वो कर ली है। सेक्शन ध्यान में रखिएगा 2 का, बी के अंदर क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है। तीसरी आपको ध्यान में रखना है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यानी आपके औद्योगिक वित्तीय निगम के बारे में जो है वो आपको एक शब्द दे रखा है। किसके बारे में पूछा है आपसे? ये पूछेगा कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है वो आपके औद्योगिक वित्तीय निगम जो है वो कौन सी सेक्शन में आते हैं? औद्योगिक वित्त निगम कौन सी में आता है? ये आता है धारा 2 के सी में जो है वो आपके कवर होता है, ध्यान में रखिएगा। और आपको जो है एक एक्ट से मैं इंट्रोडक्शन जो है वो कराऊंगा, एक संस्था से करवाऊंगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जो है वो आईएफसीआई से जो है वो आप जो इंट्रोडक्शन जो है वो करवाऊंगा। और इस संस्था का निर्माण जो है वो आपका एक अधिनियम पारित किया गया था, और वो अधिनियम था आपका आईएफसी, यानी आपका इंडस्ट्रियल
फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948, ये 1948 एक्ट जो है वो जरूर ध्यान में रखिएगा। इसका है भारतीय औद्योगिक निगम अधिनियम, भारतीय औद्योगिक निगम अधिनियम, सॉरी औद्योगिक वित्तीय निगम अधिनियम, औद्योगिक वित्तीय नियम अधिनियम। ठीक है, कर लोगे, मेरे को यकीन है आप लोगों पे, लिखने की जरूरत नहीं है। औद्योगिक वित्तीय निगम अधिनियम 1948, ये अधिनियम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि भाई औद्योगिक आपके जो है वित्तीय निगम है, इनके संबंध में अधिनियम कौन सा है? अधिनियम है आईएफसी एक्ट 1948, ध्यान में रखिएगा। एक आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के बारे में आपको बताऊंगा, और आपका जो वो आईबीआरडी जिसको अपन विश्व बैंक के नाम से जो है वो आप जानते हैं, इनका सेक्शन जो है वो ध्यान में रखिएगा। सेक्शन कौन सा है? 2 का डबल सी, इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ की परिभाषा जो है, आईबीआरडी की परिभाषा जो है वो आपके आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 2 डबल सी में लिखी हुई है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके आईएमएफ और आईबीआरडी का वही मतलब है जो एक अलग से अधिनियम है। अधिनियम कौन सा है आपका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक अधिनियम है। इस अधिनियम 1945 के तहत जो शब्दावली दे रखी है आईएमएफ के बारे में और विश्व बैंक के बारे में, वही मतलब जो है वो आपको रहेगा। यहां हमें सीखने के लिए जो है वो एक अधिनियम और एक्स्ट्रा मिलता है, उस एक्ट का नाम ध्यान में रखना। यानी आईएमएफ का गठन या आईबीआरडी का गठन जो है वो कौन से अधिनियम के तहत होता है, तो उसका अधिनियम ध्यान में रखना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक एक्ट है। और ये एक्ट जो है वो आपका कब पारित किया गया था? 1945 के तहत जो है ये अधिनियम आपका पारित किया गया था। चारों सेक्शन, चारों इक्वली इंपॉर्टेंट। 2A का डबल ए में बैंक की परिभाषा है, 2B में जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परिभाषा है, 2C में जो है वो आपके इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की परिभाषा है, 2CC में जो है वो आपके आईएमएफ और आईबीआरडी की जो है वो परिभाषा आपको दे रखी है। एक एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 है, आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1948 है, और आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक एक्ट जो है वो आपका 1945 है, ध्यान में रखना। इसके तहत भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना की जाती है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंकिंग एक्ट 1945 के तहत जो है वो आपका आईएमएफ और जो आपका वर्ल्ड बैंक है, इनका जो है वो रेगुलेशन करने का काम, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस अधिनियम के तहत जो है वो आपका किया गया है। यहां तक देख लो, और एक बार ओके जरूर मुझे जो है वो कर दीजिएगा। सेक्शन लिख लिख कर जो है वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, एक दो बार जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, एक दो बार जो है वो मेरी वॉइस को जो है वो आप लोगों को दोबारा से जो है वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ आपके लिए जो है वो नया है। बट आप लोग जो है कर लोगे, मुझे आप लोगों पे जो है पूरा भरोसा है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये शब्दावलियां हैं। चले आगे, ये फाइल आपको मिलेगी, इससे जो है वो आप लोग नोटिंग कर लेना। आगे बात करते हैं, कुछ और परिभाषाएं, कुछ और धाराएं जो है वो आपको ध्यान में रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी के बारे में जो है वो हमने सेक्शन 45Z(b) जो है वो हमने देखा था। इसके संबंध में सेक्शन हमने 45Z(b) को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो देखा था। 6 सदस्यों की टीम के बारे में जो है वो हम लोगों ने चर्चा की थी कि कौन कौन जो है इसके अंदर मेंबर्स होंगे, कौन कौन इसमें सदस्य होंगे, पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है। हिंदी लिखो, ये हिंदी है काका, ठीक है। ये शब्दावली, अब बैंक तो बैंक ही रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी तो मॉनेटरी पॉलिसी रहेगा, है ना। नेशनल हाउसिंग बैंक तो एनएचबी ही रहेगा। ये तो ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। और सेक्शन का मतलब धारा है, सेक्शन का मतलब धारा है, ठीक है। हिंदी लिखो। अब अपना नाम जो है आपको बोलो कि आपका नाम लिखना है मधु, तो मधु नाम लिखोगे तो मधु नाम ऐसे ही तो लिखोगे, सबसे पहले ऐसे तो लिखोगे नाम का, हिंदी में लिखना स्टार्ट करोगे, है ना। तो जो चीजें प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बोल रहे हैं, लिखने के हिसाब से पहले जो शब्दावली काम में ली जाती है वही है ये, ठीक है। कोई बड़ी मुश्किल नहीं है भाई। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी तो लिखा है, मैं क्लास में भी एमपीसी लिखता हूं इसको। सेक्शन ध्यान में रखना, सेक्शन का मतलब धारा है। 2CC फर्स्ट में जो है वो दे रखा है, 2CC जो है ब्रैकेट इसका बनाना पड़ेगा, 2CC फर्स्ट के अंदर जो है वो आपको दे रखा है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये पूरा डिटेल में कहां जाकर पढ़ने के लिए मिलेगा? ये 45ZB जिसको हमने पहले ऑलरेडी जो है वो पढ़ लिया है, 45ZB ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये इंपॉर्टेंट है आपका नेशनल बैंक। यहां पर हमने नेशनल बैंक किसके लिए काम में लिया है? हमने नेशनल बैंक शब्द जो है वो काम में लिया है आपके नाबार्ड के लिए, जो है वो हमने काम में लिया है। नाबार्ड,
नाबार्ड जो है नेशनल एग्रीकल्चर जो है बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर किसके लिए है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम में लिया है। कौन सी सेक्शन है, सेक्शन 2 का ट्रिपल सी, 2 का ट्रिपल सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2 का ट्रिपल सी। और ये नाबार्ड का मतलब क्या है भाई, नाबार्ड का मतलब है कि नाबार्ड अधिनियम जब आप आगे जाकर पढ़ोगे, नाबार्ड अधिनियम कौन सा है आपका, 1981 है। नाबार्ड की स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1900, मनीष सर आज जो है वो कोई काम से गए हुए हैं, इसलिए मनीष सर ने जो है फोन नहीं उठाया है, उनका जो है इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है, अभी घर पे भी जो है वो नहीं आए हैं, थोड़ी देर के बाद में जो है वो दुष्यंत आपको जरूर कॉल करेंगे, है ना। अभी अभी मेरे पास में जो है वो 2 मिस कॉलें आ रखी थी क्लास के दौरान, इसका मतलब अभी आए हैं वो ड्यूटी से, अभी आपको कर लेंगे, मैं कह दूंगा उनको, ठीक है, ध्यान रखना। ये 2CCC अंडर द सेक्शन 3 ऑफ नाबार्ड एक्ट, आगे जाकर जो है वो आप नाबार्ड अधिनियम भी पढ़ोगे। नाबार्ड अधिनियम जो है वो आपका 1981 में पारित किया गया था और नाबार्ड की स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को जो है वो क्राफिकार्ड समिति की सिफारिश के आधार पर जो है वो किया गया था। तो नाबार्ड ध्यान में रखना। नेशनल बैंक शब्द जो है वो नाबार्ड के लिए यहां पर यूज किया गया है। एक एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, आगे आप वित्तीय संस्थाएं जब पढ़ोगे तो एनएचबी के बारे में पढ़ोगे, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी के बारे में। तो एनएचबी के संबंध में आरबीआई अधिनियम में जो है वो 4 बार जो है वो आपका सी सेक्शन ध्यान में रखना। देखो डबल सी 1, ट्रिपल सी और 4 टाइम जो है वो सी आपको दे रखा है। और एनएचबी एक्ट भी आपको बताऊंगा, एनएचबी एक्ट जो है वो आपका 1987 है और उस एनएचबी एक्ट की धारा 3 में जो है वो आपको नेशनल हाउसिंग बैंक की परिभाषा दे रखी है। देखो ये आरबीआई एक्ट की सेक्शन है कि भाई परिभाषा या शब्दावली जो है वो किस किस में दे रखी है, ये शब्दावलियां हैं, लेकिन इसके बारे में जब हमें डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे तो केवल शब्दावलियां हैं, बट इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में हम यहां जाकर पढ़ते हैं। नाबार्ड के बारे में जब हमें डिटेल में पढ़ना है तो नाबार्ड जो है एक्ट खोलना पड़ता है 1981, उसकी धारा 3 जो है पढ़नी पड़ती है। एनएचबी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है तो हमें एनएचबी अधिनियम 1987, आप लोगों को 3 चीजें यहां पर एक साथ कवर हो रही है। एक तो आप लोगों के लिए ये आरबीआई की सेक्शन कवर करवा रहा हूं और साथ साथ में कौन से अधिनियम में जो है वो आप लोगों को मिलेगा, ये अधिनियम भी जो है वो आप लोगों से पूछ लेता है, ये भी ध्यान में रखना। शेड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित बैंक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। मैं कभी कभार जो है वो जब आपको मैंने सीआरआर पढ़ाया था, एसएलआर पढ़ाया था, कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, उसके अंदर जो है वो मैंने अनुसूचित बैंक या अधिसूचित बैंक के बारे में बोला था कि इन बैंकों को क्या करना पड़ता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास में जो है वो सीआरआर के फॉर्म में और एसएलआर के फॉर्म में जो है वो एक निश्चित हिस्सा जो है वो रखना अनिवार्य होता है। और इसकी सेक्शन कौन सी है, धारा 2E जो है वो आपको ध्यान में रखना है, 2E। और अनुसूचित बैंक का मतलब क्या है, जो आरबीआई अधिनियम 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर, कौन से सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची जो दे रखी है, इस दूसरी अनुसूची के अंदर जो है वो मेंशन किए हुए हैं, उनको हम जो है वो अनुसूचित बैंक कहते हैं। ये शेड्यूल्ड बैंक की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। शेड्यूल्ड बैंक की 2E में जो है वो दे रखा है। स्पॉन्सर बैंक, स्पॉन्सर बैंक का मतलब होता है आपके प्रायोजक बैंक। प्रायोजक बैंक का मतलब क्या है, जैसे आपके रीजनल रूरल बैंक है, आरआरबी है, तो आरआरबी में हिस्सेदारी कैसे होती है, आरआरबी में हिस्सेदारी वही होती है आपकी, जैसे 50% जो है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, 50% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है, और आपके जो है 35% हिस्सेदारी जो है वो आपके किसी स्पॉन्सर बैंक की होती है, किसी कॉमर्शियल बैंक की होती है, और 15% हिस्सेदारी जो है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट की होती है। मतलब आरआरबी को क्या करता है, कोई स्पॉन्सर करता है, मतलब कोई भुगतान करता है कि आप आगे जो है वो काम कर सको, कोई ना कोई कॉमर्शियल बैंक जो है वो काम करता है उसके पीछे। तो आरआरबी अधिनियम जब आप 1976 जाकर पढ़ोगे तो स्पॉन्सर बैंक का मतलब वो है जो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 2E में जो है वो मेंशन है, बट यहां पर सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि आपको इसके लिए आरआरबी एक्ट खोलना पड़ेगा और उस आरआरबी एक्ट के अंदर हम आपको जो है वो डिटेल से बताएंगे कि स्पॉन्सर बैंक का मतलब क्या है। लेकिन मैंने यहां पर आपको बता दिया है, स्पॉन्सर बैंक का मतलब है कि आरबीआई को जो आरआरबी को जो है वो वित्त की फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। जैसे राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक जो है वो एक आरआरबी है, इसको जो है वो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, एसबीआई जो है वो आपको एक स्पॉन्सर बैंक के रूप में जो है वो काम करता है, प्रायोजक बैंक के रूप में काम करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इनमें सारी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सारी धारा इंपॉर्टेंट है और ये सारे अधिनियम जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ध्यान रखना,
ठीक है, सेक्शन 2CCI में फर्स्ट में दे रखा है और पूरा डिटेल 45ZB में। नेशनल बैंक का मतलब नाबार्ड है, 2CCC में दे रखा है, पूरा डिटेल में जो है वो नाबार्ड एक्ट जब खोलोगे तो वहां मिलेगा। नेशनल हाउसिंग बैंक 4C में दे रखा है और कहां पर मिलेगा, जब आप NHP एक्ट 1987 खोलोगे उसमें जो है वो मिलेगा। शेड्यूल्ड बैंक सेक्शन 2E में दे रखा है पूरी डिटेल, जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में मेंशन है उसको हम शेड्यूल्ड बैंक कहेंगे। स्पॉन्सर बैंक 2E में देखना है और जो आरआरबी अधिनियम 1976 है, इस 1976 के तहत जो है वो आपको पढ़ना है कि स्पॉन्सर बैंक का मतलब क्या। बट मैंने यहाँ पर आपको स्पॉन्सर बैंक का मतलब बता दिया है, यहां तक एक बार देख लो और फिर उसके बाद में जो है वो ओके का सिंबल देना। यहां तक बातें हजम हुई कि नहीं हुई? सेक्शन है, एक बार आपको लिखना पड़ेगा। एक बार जब आप हाथ से जो है वो लिख लोगे तो देखो मैंने भी जो है यहाँ पर हाथ से पहले से जो सारा अधिनियम जो है वो पूरा सेक्शन जो है वो सारा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है मेहनत करवा रहा हूं, मैंने पूरा सेक्शन जो है वो लिखा है और लिख के जो है वो पूरा धाराएं धाराएं लिखी है और इसको कम से कम 3-4 बार जो है वो प्रोनाउंसिएशन किया है, 3-4 बार जो है वो चेक किया और चेक करने के बाद में जो है वो आपको कैसे जल्दी से जल्दी जो है वो याद करवाया जा सके, इसका फॉर्मेट जो है वो तैयार किया है। ठीक है, करो इसको ओके कर देना, फिर आगे चलते हैं। ज्यादा नहीं रहेगा, दो क्लास में जो है वो आपका आरआरबी एक्ट जो है पूरा हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली हम फंक्शंस को जानते हैं, कमिटी को जानते हैं, इनकॉर्पोरेशन को जानते हैं, बस धाराओं के नाम आपको ध्यान रखना है। एक आएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक। अब आप आगे जाके जो है वो मेरे से एमएसएमई के बारे में जो है वो आप पढ़ोगे। मीडियम आपका जो है आपका माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। इनको वित्त की फैसिलिटी कौन अवेलेबल करवाता है? इसको वित्त की फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है सिडबी, अवेलेबल करवाता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आगे मैं सिडबी के बारे में भी जो है वो आप लोगों को बताऊंगा, वित्तीय संस्थाओं के अंदर जो है बताऊंगा, सिडबी अवेलेबल करवाता है। स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक का मतलब क्या है? जो आरबी अधिनियम 1934 की धारा 2E में दे रखा है और एल को जाकर आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक का मतलब वो है जो आप सिडबी अधिनियम जाकर पढ़ना। और सिडबी अधिनियम कौन सा है? आपका 1989, और इस अधिनियम की धारा 3 में जाकर जो है वो लिखा हुआ है, वही आपका जो है वो सिडबी है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो एमएसएमई के लिए जो है वो आपके लोन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है, उनको वित्तीय सुविधाएं देता है रियायती दरों पे, उनको प्लानिंग के बारे में बताता है, उनको प्रोत्साहित करने का जो है वो काम करता है। सिडबी एक्ट है 1989, ध्यान रखना। स्टेट बैंक, स्टेट बैंक सुनते ही अपने माइंड में एक ही नाम आता है, देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसयू जिसको कहते हैं, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट बैंक जिसको हम कहते हैं। डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 के E-B में जो है वो आपको परिभाषा जो है वो दे रखी है। E-B में परिभाषा ध्यान में रखना, स्टेट बैंक। और स्टेट बैंक में आपको बताऊंगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से जो है वो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एडी गोरेवाला समिति की सिफारिश के आधार पर जो है वो बना और इसके संबंध में एक अधिनियम पारित किया गया था। वो अधिनियम कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। नॉन नेशनलाइज्ड बैंक है, गैर राष्ट्रीयकृत बैंक है, ध्यान रखना। कौन सा बैंक है ये? आपका सरकार का है, नॉन नेशनलाइज्ड बैंक है, गैर राष्ट्रीयकृत बैंक है, सबसे बड़ा जो है वो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है। डेफिनेशन 2E-B में ध्यान में रखना। यूनिट ट्रस्ट, ये जो है वो आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज के संबंध में जो है जब आप ट्रांजैक्शन करते हो उनको रेगुलेट करने के लिए एक अलग से जो है वो आपका अधिनियम है। 2G में जो है इसकी परिभाषा जो है वो आपको दे रखी है। जी इंपॉर्टेंट है यूटीआई, और यूटीआई जो है वो आपका एक अलग से एक्ट है। यूटीआई की स्थापना जो है वो आपकी 1964 में स्थापना हुई थी, बट यूटीआई को रेगुलेट करने का काम जो है इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया है, उसको हम कहते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट, यूटीआई एक्ट। यूटीआई एक्ट 1963, सारे एक्ट ही एक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। यूटीआई के संबंध में एक्ट है 1963। फिर एक नाम आएगा स्टेट फिनेंशियल कॉर्पोरेशन। स्टेट फिनेंशियल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? आपके राज्य वित्त निगम, जिसको अपन कहते हैं आरएफसी कहते हैं, राज्य वित्त निगम। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन ध्यान में रखना, 2 का FI में जो है फर्स्ट में जो है वो आपका डेफिनेशन दे रखा है। और ये भी जो है वो आपका स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है इसके लिए भी एक एक्ट पारित किया गया है
वो है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट 1951। इस एक्ट के तहत जो है वो यहां पर राज्य वित्त निगमों को जो है वो रेगुलेट करने का काम किया जाता है। ये चारों सेक्शन ध्यान में रखना। स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक आपका सिडबी है 1989, ध्यान रखना। स्टेट बैंक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 1955। यूटीआई आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1963, और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट है 1951। बट ये आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, हमें इन सेक्शन का ज्यादा रोल है। एक्ट तो हम ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, बट ये सेक्शन जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई अधिनियम 1934 की, ये आरबीआई अधिनियम की धाराएं हैं, ध्यान रखना। आरबीआई अधिनियम 1934 की कौन सी धारा में जो है किस शब्द को जो है वो आपके परिभाषित किया गया है, ये शब्द आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनके अलावा अगर हम बात करें, दो तीन शब्द जो है वो आपके और है, देखो इनको अच्छे से देखना। ये आपके कोऑपरेटिव बैंक, आगे जाके आपको कोऑपरेटिव बैंक के बारे में डिटेल से पढ़ना है। कोऑपरेटिव बैंक का बोले यानी सहकारी बैंक, किसके संबंध में बोला है आपको, ये आपका कोऑपरेटिव बैंक इंपॉर्टेंट है, ये सहकारी बैंक के बारे में बोला है। नंबर सेकंड आपके कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मतलब क्या है, आपके सहकारी आपके शाख समितियों की बात करें, सहकारी शाख समितियों की बात करें। फिर किसकी बात कर रहा है, फिर बात कर रहा है ये आपके प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, आपके प्राथमिक कृषि शाख समितियां, प्राथमिक कृषि शाख समितियां। सारी बैंकों के बारे में, इनके बारे में आप कोऑपरेटिव के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ोगे। और फिर उसके बाद में किसके बारे में बोल रहा है कि प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या है, आपके प्राथमिक, जो आपके प्राथमिक का मतलब होता है जो आपके जिला स्तर पर जो है वो आपके होते हैं, उनको हम जो है वो प्राइमरी कहते हैं। प्राथमिक आपके सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वो आपके प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। तो ये प्राइमरी वाले शब्द जितने भी आए ध्यान रखना, प्राथमिक आपके जो है शाख समितियां, ये प्राइमरी जितने भी आपके नाम आए हैं अच्छे से देख लेना, एकदम मैंने तरीके से बनाया है भाई। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, आपके प्राइमरी क्रेडिट समिति कमिटी की जो है वो बात करें, इन तीनों को रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेट करता है आपका बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949 जो है वो आपका रेगुलेट करेगा। और इन तीनों की शब्दावली आरबीआई अधिनियम की सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धारा 2 जो है 2 ये आई है, ठीक है, ध्यान रखना। ये 2 आई के अंदर जो है वो आपको सेक्शन दे रखी है, 2 के अंदर जो है वो आपको दे रखी है। ये एक तो कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, ये आपके कोऑपरेटिव क्रेडिट कमिटीज की बात करें, फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी की बात करें, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, और प्राइमरी जो है वो आपके क्रेडिट कमिटीज की बात करें, इन सब की सेक्शन जो है वो आपके 2 जो है वो आपको दे रखा है। 2 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राथमिक जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक और आखिरी और अंतिम सेक्शन जो है वो आपको ध्यान में रखना है। यहां पर देखो आपके किसके संबंध में दे रखा है, ये एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के संबंध में। एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया, आपके कृषि गतिविधियों की बात करें, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस की कृषि गतिविधियों के संबंध में आपसे सेक्शन जो है वो पूछे, है ना, सेरिकल्चर के बारे में पूछे, आपको एग्रीकल्चर के बारे में पूछे, या सेंट्रल नाम आ जाए, जैसे वहां पर प्राइमरी नाम आता था, यहां पर नाम किसका आ जाए, सेंट्रल का नाम आ जाए, केंद्रीय नाम आ जाए, ध्यान रखना। केंद्रीय आपके कोऑपरेटिव बैंक आ जाए, या फिर आपके जो है वो रीजनल रूरल बैंक आ जाए, आरआरबी आ जाए, या आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आ जाए, तो दो शब्द जो है वो ध्यान में रखना। यदि आपके नाम जो है वो क्या आ जाए, सेंट्रल कोऑपरेटिव आ जाए, सेंट्रल क्रेडिट वाले आ जाए, सेंट्रल एग्री कल्चर वाले आ जाए, या आपके स्टेट के संबंध में जो है वो आ जाए, ये दोनों ही जो है वो आपके सेक्शन 2H में बने हुए हैं। बट आपके प्राइमरी लेवल वाले जो है, प्राइमरी लेवल वाले जो है वो कौन से में बने हुए हैं, ये प्राइमरी लेवल वाले आपके बने हैं सेक्शन 2I में बने हुए हैं। प्राइमरी लेवल वालों को रेगुलेट कौन करता है, आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो रेगुलेट करता है। बट इनको रेगुलेट करने के संबंध में अधिनियम कौन सा है, आपका
नाबार्ड जो है वो आपको दे रखा है। दोनों में डिफरेंस को जो है वो समझना, अंतर को जो है वो आपको समझते हुए चलना है। ये मैंने आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2, क्योंकि यही सब कुछ जो है वो खेल होता है, यहीं से जो है वो आगे की शब्दावलियां जो है वो आपके जुड़ी हुई है। तो यहां आप लोगों को जो है वो मैंने ऑलमोस्ट जो है वो ऑल डेफिनेशन जो है वो आपको कवर करवा दी है। बट आपको एक दो बार जो है इनको पढ़ना पड़ेगा, एक दो बार एक्ट जो है वो आपको देखना पड़ेगा, और आप लोग जो है वो कर लोगे, मुझे आप लोगों से जो है वो पूरी उम्मीदें हैं। ओके है यहां तक? ओके है तो एक बार मुझे फटाफट से जो है वो ओके का सिंबल दे दो। नोटिंग इसको जो है वो आप लोग कर लेना। मैं टेलीग्राम पे भी जो है इसको आप लोगों को जो है वो पीडीएफ डालूंगा, और टेलीग्राम अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जो है वो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। ये हमारा टेलीग्राम है कॉमर्स बाई वानी सिंह राजपुरोहित के नाम से। ज्वाइन कर रखा है तो वेल एंड गुड है, और ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ये आप पीडीएफ के लिए जो है ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मैं डाल देता हूं, इसको जो है वो आप लोग जरूर जो है वो ज्वाइन कर लेना। ओके, सबने बोल दिया है ओके, तो बहुत बढ़िया बात है। तो सभी लोगों का जो है वो धन्यवाद। एक से एक क्लास और रहेगी, आरबी एक्ट के बाकी सेक्शंस के बारे में जो है वो हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, बट तरीके से पढ़ना, सलीके से जो है वो आप लोगों को पढ़ना है। रफली जो है वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग जो है वो रिवाइज करते हुए चलना। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए प्रोविजन के साथ, कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते हुए रहिएगा। धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल बिल्कुल लोकेश कुमार, कोऑपरेटिव एक्ट भी जो है वो करवाएंगे, वो मैं ही जो है वो आपको करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।